Greetings everyone, my name is KS Deepak and on behalf of Sheila Hayes, I welcome you all in today's news analysis. आज हम लोग बात करेंगे दो आर्टिकल which are there in the Hindus Daily edition. So ये कौन से आर्टिकल्स हैं? The first one is the Naga peace process. So यहाँ पर जो political gamble है उस पर ना जाके, जो political debate है उस पर ना जाकर we talk about Naga peace pact. Naga peace pact के क्या क्या dimensions हैं, कैसे over the years evolve हुआ है Naga peace process and उसके क्या क्या dimensions है, क्या क्या ramifications है, security concerns क्या क्या हैं, all these things would be in the first one. The second one is related to enforcement directorate. तो यहाँ पर हम लोग enforcement directorate का जो mandate है वो बात करेंगे, जो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर बात करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट जो था उस पर हम लोग बात करेंगे, उसकी जो अमेंडमेंट्स है, ऑल दिस थिंग्स वुड बी द सेकंड वन. द थर्ड वन इज रिलेटेड टू इंडिया चाइना टाइज. तो यहाँ पर जो इंडिया चाइना टाइज है उस पर बात करेंगे, क्या क्या है डिस्प्यूट्स ओवर द ईयर्स, कैसे वो रिजॉल्व करते हैं, व्हाट आर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, पंचशील जो था वो क्या है, ऑल दिस थिंग्स वुड बी डिस्कसिंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth one is related to a project known as Belt and Road Initiative, जिसे हम लोग BRI कहते हैं या OBOR कहते हैं, जिसे which is One Belt One Road Initiative. So कई नाम है इस प्रोजेक्ट्स के. तो ये जो प्रोजेक्ट हैं, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट, कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं इंडिया की सिक्योरिटी को, मैरीटाइम में क्या क्या इश्यूज हैं, इंडिया कैसे काउंटर करते आया है, all these things would be in the fourth one. Whereas the fifth one is related to inflation. तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो इन्फ्लेशन है उसका मतलब क्या होता है, क्या क्या टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं, व्हेन इट कम्स टू द रेट्स इन्फ्लेशन किस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है वो क्या है, एमपीसी की जो मैंडेट है वो क्या है, ऑल दिस थिंग्स वुड बी कवर्ड इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन विच इज़ ऑन नागा पीस पैक्ट. तो जैसे मैंने कहा, the political debate is not something, this political comments are not something which we should be bothered about. As an UPSC aspirant, you should not bother this. But what we should know is basics of the Naga peace pact. ये जो Naga peace process है वो over the years कैसे evolve हुआ उस पर हमें बात करनी है. तो इससे पहले सबसे पहले देखते हैं let's start from basics. Let's start with the difference between insurgency and terrorism. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो इश्यूज हैं वहाँ पे हम लोग उसे इंसर्जेंसी कहते हैं, जबकि जो कश्मीर में होता है दैट वी कॉल एज टेररिज्म. तो ये क्या डिफ्रेंसिएशन है, इसमें डिफ्रेंसिएशन क्या है, लेट्स सी. व्हेन इट कम्स टू इंसर्जेंसी, इट इज़ एट बाय लार्ज टारगेट दी सिक्योरिटी फोर्सेस एंड स्टेट अपरेटस. वो सिक्योरिटी फोर्सेस या जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है या जो स्टेट अपरेटस होते हैं या स्टेट्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर वो टारगेट करते हैं. सेकेंड थिंग, अगर माओ की माने तो अकॉर्डिंग टू माओ insurgents are what? Insurgents are like fish, वो मछलियों की तरह है, and the people are like the water in which the fish swims. So that means कि जो insurgents है they are one of the people only, they have some their own ambitions, that's all. So वो है माओ जो कहते हैं. Now let's move to terrorism. Terrorism, it's quite evident, terrorism जो word है that is terrorism. तो दैट मीन्स इट इज़ द यूज ऑफ टेरर. जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन जो है यूज ऑफ टेरर करते हैं देन वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल दोज एक्ट्स टेररिज्म. सेकेंड थिंग, ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन हैज इवॉल्व ओवर द ईयर्स, बट इन जनरल व्हाट वी हैव, इन जनरल वी हैव अ प्रोपेगेंडा बाय डीड. एक कॉज होता है जिसकी वजह से वो यूज करते हैं टेरर अगेंस्ट द पीपल. अगेन जैसे मैंने कहा, जो डेफिनेशन है वो ओवर द ईयर्स चेंज हुआ है. अब पुराने टाइम में देखोगे देयर टारगेट सिंबल्स वर व्हाट, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़. पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को वो टारगेट करते थे, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, वाइस रॉयज हो गए, एम्परर्स हो गए. बट नाउ कंटेम्प्रेरी टेररिस्ट अटैक्स अगर देखोगे देन देयर आर नो इनोसेंस. एज ऑफ नाउ जो कंटेम्प्रेरी टेररिस्ट हैं उनके मोटो जो है देयर आर नो इनोसेंस, इनोसेंस कोई नहीं है. सो दिस इज हाउ टेररिज्म एंड इंसर्जेंट आर डिफाइंड. बट अगेन लेट मी टेल यू, ओवर द ईयर्स ये जो डेफिनेशन है, ये जो डिफ्रेंसिएशन है, ये जो डिफ्रेंसिएशन की जो लाइन है वो पतली होती जाती है, और ये जो डेफिनेशन है ये एज ऑफ नाउ इज़ नॉट क्लियर. काफ़ी टाइम इंसिडेंट ग्रुप्स भी टेरर यूज़ करते हैं, सो वी कुड ऑल्सो काउंटर दम, वी कुड ऑल्सो कॉल दम एज टेररिस्ट. सो दिस इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ. विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट बेसिक्स विच इज़ नागालैंड. नागालैंड पे बेसिक्स पे बात करते हैं, स्टार्टिंग विद हु आर नागास. ये नागास कौन है? सो नागास की बात करें, सो दे आर हिल पीपल बिलोंगिंग टू दी इंडो मोंगलोइड फैमिली. इंडो मोंगलोइड फैमिली से वो बिलोंग करते हैं. सो फार व्हाट वी नो इज दैट
नागास आर नॉट ए सिंगल ट्राइब, वो एक सिंगल ट्राइब नहीं है. व्हाट इज दे आर एन एथनिक कम्युनिटी, वो एक एथनिक कम्युनिटी अपने में, और उनके अंदर काफ़ी और सेपरेशंस है, काफ़ी और सब ट्राइब्स हैं नागा के अंदर. सो इट्स नॉट अ सिंगल ट्राइब, उसके अंदर ही अंदर काफ़ी सारे डिफ्रेंसिएशंस है, एज वेल एज वी कंसिडर इट एज एन एथनिक कम्युनिटी. और जहाँ तक उनकी लोकेलिटी का सवाल है, दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू नागालैंड, वो सिर्फ और सिर्फ नागालैंड तक सीमित नहीं है. उनकी जो प्रेजेंस है, दे हैविंग प्रेजेंस इन नागालैंड एज वेल एज इन इट्स नेबरहुड. सो दिस इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ. विद दैट लेट्स सी द ट्रेसिंग ऑफ नागा प्रीस्ट प्रोसेस. सो ये टाइमलाइन है, दिस गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ओवर द ईयर्स क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद 1881 नागा हिल्स बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. देन in 1818 नागा क्लब वाज फॉर्म. उनको लगा कि जो नागास की जो आवाज़ है, उनके लिए नागास के थ्रू बोलने के लिए, नागास के लिए बोलने के लिए एक क्लब की ज़रूरत है, एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है. एंड विद दैट दे फॉर्म नागा क्लब. देन क्या हुआ, इवन व्हेन द साइमन कमीशन केम, सो 1929 में नागा क्लब ने कहा, भाई हमें इंडिया के साथ नहीं जुड़ना है, हमें अपने ऑटोनॉमी सही चाहिए, हमें अपनी ऑटोनॉमी चाहिए. वी वांट व्हाट, वी वांट कंप्लीट ऑटोनॉमी, वी डोंट वांट टू इंटीग्रेट to the greater India. That was something that they told to the Simon Commission. Then जो नागा क्लब था, नागा क्लब चेंज इनटू व्हाट, नागा क्लब चेंज इनटू नागा नेशनल काउंसिल, जिसे कहते हैं NNC. एंड दिस वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम, अंडर द लीडरशिप ऑफ अंगामी जापुफिजो. वहां के मेजर लीडर थे अंगामी जापुफिजो. देन व्हाट हैपेंड, इवन इंडिपेंडेंस के टाइम से, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उससे एक दिन पहले ही they told what, they declared Nagaland as an independent state. 14 अगस्त में they declared that Nagaland is an independent state. Then क्या हुआ, 1947 में आया फर्स्ट एग्रीमेंट. वो जो एग्रीमेंट है उसे कहते हैं हम लोग 9 पॉइंट एग्रीमेंट. अब 9 पॉइंट एग्रीमेंट में क्या हुआ, 9 पॉइंट एग्रीमेंट में NNC along with Assam government had an agreement. अब what should be aware of is that ये जो NNC है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. हर ऑर्गेनाइजेशन में मॉडरेट्स होते हैं और रेडिकल एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी जो विचारधारा है उसमें फ़र्क होता है. तो ये जो एग्रीमेंट था, दैट वाज फ्रॉम द मॉडरेट्स इन NNC. वो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ, असम गवर्नमेंट के साथ ये पीस एग्रीमेंट जो है वो डील किया था. दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली पीस एग्रीमेंट पर से, बट इट वाज एन एग्रीमेंट जो कि उन्होंने डील किया था. बट जैसे मैंने कहा, वन ऑफ द मेजर फिगर इज हुम, इज द अंगामी जापुफिजो. और ये जो थे, इनकी विचारधारा कुछ रेडिकल एलिमेंट्स सोच रखते थे, कुछ रेडिकल सोच रखते थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही रिजेक्टेड दिस एग्रीमेंट आउटराइट. देन क्या हुआ, जब इन्होंने रिजेक्ट किया, देन इन 1952 ने इन्होंने क्या फॉर्म किया, दे फॉर्म्ड द नागा फेडरल गवर्नमेंट NFG, इवन द नागा फेडरल आर्मी, एक आर्म विंग भी लॉन्च किए. जब इन्होंने हथियार उठाया तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट केम अप विद 1958 में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. अब काफ़ी सारे एनालिस्ट इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इंडियन गवर्नमेंट को अपने ही लोगों के खिलाफ आर्मी को लॉन्च नहीं करना चाहिए था, आर्मी फॉर एक्सटर्नल थ्रेट. बट वो जो डिबेट है, दैट इज़ नॉट समथिंग वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट. सो इन 1958 इंडियन गवर्नमेंट ट्राइड टू काउंटर दिस फेडरल आर्मी, काउंटर दिस इंसर्जेंसी विद व्हाट, AFPA. That's why AFPA is very important. Then what happened? In 1960, we had another landmark agreement known as the 16-point agreement. And 16-point agreement किसके बीच था? नागा पीपल कन्वेंशन की जो मॉडरेट फैक्शन है एज वेल एज द गवर्नमेंट के साथ था. सो दैट इज समथिंग. तो हम लोग दो देख चुके हैं, 9-point एग्रीमेंट एंड 16-point एग्रीमेंट. उसके बाद 1963 में एज पर द 16-point एग्रीमेंट में उनको कुछ छूट देने का बात था, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी वो थी कंप्लीट ऑटोनॉमी. तो कंप्लीट ऑटोनॉमी तो हम दे नहीं सकते. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया, अब हम कुछ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, अब अपने जो लोग हैं उनके साथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए काम करें. एंड फॉर दैट व्हाट वी क्रिएटेड नागालैंड. देन व्हाट हैपेंड, इन 1975 वी हैड अनदर एग्रीमेंट नॉन एज द शिलोंग एकॉर्ड. ये जो एकॉर्ड था, दैट वाज बिटवीन व्हम, दैट वाज within the NNC and NFG agreed to give up arms. तो ये जो accord होता है, this accord was between two parties. कोई एक पार्टी जो है कुछ खोता है, दूसरा पार्टी कुछ मिलता है उन्हें. तो this is an give and take kind of agreement that is known as accord. So there is a differentiation between accord and agreement. Please note that. ये जो शिलोंग accord था, इसके बेसिस पर NNC as well as the NFG जो फेडरल गवर्नमेंट था, उन्होंने बोला कि they would give up arms. वो जो हथियार है वो छोड़ देंगे, वो रख देंगे.
देन क्या हुआ इन 1988 सॉरी देयर वाज अ स्प्लिट। जैसे मैंने कहा इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वी आर हैविंग सम पीपल जो कि मॉडरेट सोच रखते हैं और सम जो कि रेडिकल सोच रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ देयर वाज अ स्प्लिट। जैसे कांग्रेस में भी हम लोग ने जब आप देखोगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उस पर भी आप देखोगे देयर आर सेम स्प्लिट्स इन कांग्रेस ऑल्सो। सो यहाँ पर भी देयर वाज अ स्प्लिट बाय अ फैक्शन लेड बाय मिस्टर मूविया एंड अनदर फैक्शन लेड बाय खपलांग। तो दो फैक्शंस हो गए, वन लेड बाय मूविया, सेकेंड फैक्शन लेड बाय खपलांग जो है विच वाज म्यांमार बेस्ड। देन क्या हुआ, देन इन 1997 जो NSCN IM जिसे कहते हैं इसक मूविया, सो इट इज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM, इन्होंने साइन किया क्या एक सीज फायर एग्रीमेंट विद द सेंटर, उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया। सो एज फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न, आप जान रहे हो कि जो NSCN था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसमें डिविजन्स हुआ, वन सेक्शन इज नोन एज NSCN IM इसक मूविया एंड अनदर फैक्शन इज NSCN K खपलांग। अब ये जो खपलांग है दैट इज द रेडिकल फैक्शन जो कि म्यांमार में बेस्ड है, स्टिल दे आर बेस्ड इन म्यांमार, जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करके आता है। देन क्या हुआ 1997 के बाद ये जो सीज फायर एग्रीमेंट था इसे और मैच्योरिटी देने के लिए इन 2015 नागालैंड पीस अकॉर्ड वाज साइंड, नागालैंड पीस अकॉर्ड साइन हुआ सेंटर के साथ एंड जहाँ पर NSCN ने काफ़ी सारे डिमांड्स मानने के लिए उन्होंने दे एग्रीड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनकी काफ़ी सारे डिमांड्स माने। बट जहाँ तक ये जो एग्रीमेंट का सवाल है उसकी जो डिटेल्स है दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक। बट सो फार एज दिस पीस अकॉर्ड इज कंसर्न, ये पीस अकॉर्ड में NSCN के काफ़ी सारे डिमांड्स थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने के लिए तैयार नहीं था। वाट वर दोज डिमांड्स? दोज डिमांड्स वर अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, उन्हें सेपरेट फ्लैग चाहिए था, उन्हें एक सेपरेट टेरिटरी चाहिए था जिसे कहते हैं ग्रेटर नागालैंड, जो हम लोग आगे देखेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छूटने के लिए तैयार था, ना NSCN वहाँ पे कोई छूट बनाने के लिए तैयार था। बिकॉज ऑफ दैट जो टॉक्स है ये टॉक्स रुक गए एंड इन 2019 वी हैड एन स्टेलमेट, दिस डिस्कशन स्टॉप एंड सो फार एज ऑफ नाउ ये जो स्टेटस है ये स्टेटस ऐसे ही है। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ नागा पीस प्रोसेस। आई होप दैट यू आर लर्न। नाउ विद दैट लेट्स सी इसमें क्या क्या कंसर्न्स इंडियन सिक्योरिटी के माध्यम से आप देखोगे तो इंडियन सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कंसर्न्स है यहाँ पे। द फर्स्ट कंसर्न इज द इकोनॉमिक रैम्पिफिकेशंस, जहाँ पर जो नागा पीस प्रोसेस तो जो था, नागा जो इशू था, नागा जो इंसर्जेंसी का जो इशू था दैट वाज ओनली सोशल, इट वाज ओनली सोशल इशू। बट ओवर दिस क्या हुआ, उनका एक पॉलिटिकल रैम्पिफिकेशन हुआ, एक पॉलिटिकल साइड भी आ गया, इकोनॉमिक रैम्पिफिकेशन भी हो गए। सो ये क्या हुआ, ये एक मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम्स हो गए। जब ओवर दिस प्रॉब्लम जो है उनकी जो टेंटिकल्स हैं वो मल्टी फेसेटेड हो जाते हैं तो उसे सॉल्व करना भी उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दैट इज वाई दिस नागा पीस प्रोसेस, नागा इंसर्जेंसी हैड डेवलप्ड इनटू एन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। Second issue is that the Naga insurgency also causes what? Issues to the general population. जब इंसर्जेंसी होता है तो स्टेट चाह कर भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि स्टेट और जो इंसर्जेंसी है वो लड़ते हैं और इनके बीच में कौन फंसते हैं, वहाँ के जो लोग हैं। और इस वजह से लोग जो है वो अपने अधिकार, उनकी जो एम्पावरमेंट है वो नहीं हो पाती है और वो क्या है, वहाँ पर रेडिकलाइजेशन ग्रो होता है। सो दिस इज द विशियस साइकिल ऑफ इंसर्जेंसी, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसकी ये जो आर्म गैंग्स है दे ऑल्सो रिजॉर्ट इन व्हाट, दे ऑल्सो रिजॉर्ट इन एक्सटॉर्शन। वो एक्सटॉर्ट करते हैं, वो जो फंड्स हैं डेवलपमेंट वर्क से जो फंड्स है उनसे लेते हैं और इस वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट वर्क जो है दे गेट हैम्पर्ड, वो और रुक जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द एडवर्सरीज। अब यहाँ पे जो इशू है दिस इज नॉट टोटली इंटरनल इशूज एज ऑफ नाउ, ये जो ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में कुछ नहीं है। ऑल कंट्रीज इन्वॉल्व इनटू प्रॉक्सी वॉर्स, जिसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर्स। वो डायरेक्टली फाइट नहीं करते हैं, वो थर्ड पार्टी के थ्रू फाइट करवाते हैं। यहाँ पर भी जो इंडिया के जो एडवर्सरीज हैं, फॉर एग्जांपल चाइना एंड पाकिस्तान, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसे, नागा इंसर्जेंट्स को। और इस वजह से जो ये इशू है, ये इशू जो है प्रोट्रैक्टेड हो जाता है, ये इशू और लंबा खिंच जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स फॉर इंडियाज सिक्योरिटी व्हेन इट कम्स टू नागा पीस प्रॉब्लम। विद दैट लेट्स सी कि इम्पेडिमेंट्स क्या है, क्यों अभी तक 2015 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 2019 तक भी वो रुका हुआ है, वो अटका हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स। द फर्स्ट इम्पेडिमेंट इज नॉन निगोशिएबल क्राइटेरियाज। कौन से नॉन निगोशिएबल, फॉर एग्जाम्पल सेपरेट नागा नेशनल फ्लैग चाहिए उन्हें। दे ऑल्सो वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं नागा यजाबू एज वेल एज ग्रेटर नागालिम। अब ये क्या है, लेट्स सी। दिस इज द ग्रेटर नागालिम। यहाँ पर आप देखोगे कि अरुणाचल का कुछ एरिया,
आसाम का कुछ एरिया, इवन म्यांमार का भी कुछ एरिया दे हैव इंक्लूडेड इनटू व्हाट, इनटू ग्रेटर नागालैंड। अब जहाँ तक बात है म्यांमार का, ओके अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई एक केस में वो चाहे भी कि ओके इंडियन स्टेट्स को वो कंबाइन करके ग्रेटर नागालैंड बना लेंगे, बट दे ऑल्सो वांट टेरिटरीज ऑफ म्यांमार, दैट इज नॉट समथिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ कैपेबिलिटीज, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट समथिंग जो कि इंडियन गवर्नमेंट चाहेगा। So this is another issue. They also want a separate flag, they also want a separate constitution, and when it comes to sovereignty, Indian government, not only Indian government, none of the government would be able to dissolve. कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगा और ना करेगा क्या, डिसॉल्व, क्या चीज़, उनकी सोवरेंटी, उनकी जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो सोवरेंटी है, इंटीग्रिटी है, वो कोई नहीं चाहेगा उसमें कोई डिसोल्यूशन हो। सो विद दैट लेट्स सी टू द नेक्स्ट इशू, दैट इज द इंटरनल डिविजन्स। जैसे हमने देखा हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मॉडरेट फैक्शन होता है, एक रेडिकल फैक्शन होता है। यहाँ पर भी वी आर हैविंग वेरियस फैक्शंस। NNC के भी काफ़ी फैक्शंस थे, NSCN में भी हम लोग देखें काफ़ी फैक्शंस है, NSCN IAM है एंड NSCN-K है। ये जो फैक्शंस है इनकी जो आइडियोलॉजी है ये डिफ़र करता है कि फॉर एग्जांपल खपलांग जो है, जो कि म्यांमार से अटैक करता है, दे आर मोर रेडिकल इन देयर वेज। सो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट क्या नहीं कर पाता, इंडियन गवर्नमेंट सब स्टेक होल्डर्स को टेबल पे नहीं ला सकते। और जब कोई एग्रीमेंट में आप कोई एक स्टेक होल्डर को छोड़ देते हो, वो जो स्टेक होल्डर है वो लेटर स्टेजेस में एग्रीमेंट के खिलाफ आता है। सो बिकॉज ऑफ दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट जो है वो नहीं बन पाता। सो दैट इज सेकेंड इशू। थर्ड इज द अपोजिशन बाय नाइबरिंग स्टेट्स। सो जैसे हमने देखा यहाँ पर जो ग्रेटर नागालैंड का जो सवाल है, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नागालैंड का सवाल नहीं, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स आते हैं। अरुणाचल इज देयर, आसाम इज देयर, इवन म्यांमार के भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो कि वो इंक्लूड करना चाहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि इंडिया इज एन फेडरल कंट्री, सो कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि उनकी जो टेरिटरी है वो डाइल्यूट करे। सो दैट इज़ अनदर इशू। और इस वजह से 2015 से लेकर अभी तक जो है वो स्टेलमेट है और जो फर्दर डिसीजंस है वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। सो दे हैव रीच्ड अ स्टैग्नेंट पॉइंट। सो दैट इज एज फार एज वी आर कंसर्न विद द नागा पीस प्रोसेस। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेकेंड आर्टिकल विच इज ऑन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो यहाँ पर अगेन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर काफ़ी सारे क्रिटिसिजम्स है, काफ़ी सारे एलिगेशंस है, बट एलिगेशंस इज नॉट समथिंग विच वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट। वी शुड नो अबाउट द बेसिक्स स्टार्टिंग विद व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। सो ये जो बेसिक्स है मनी लॉन्ड्रिंग का, दैट आई हैव डिस्कस इन क्वाइट डिटेल इन द 28 जुलाई वीडियो। वहाँ पर मैंने डिटेल में बात किया है क्या कि जो मनी लॉन्ड्रिंग उसके कौन से स्टेजेस होते हैं, प्लेसमेंट क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, हर एक स्टेज कैसे जो ब्लैक मनी है उसको वाइट में कन्वर्ट करता है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग इज रिलेटेड टू ड्रग एक्टिविटीज, ड्रग स्मगलिंग, कैसे यहाँ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड मिलता है। ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस। Along with that, we have also discussed the Money Laundering Prevention Act, MLPA जिसे कहते हैं, प्रिवेंशन एक्ट जो है, उससे भी हम लोग ने काफ़ी डिटेल में हम लोग बात की है। वहाँ पे जो अमेंडमेंट्स थे उस पर भी हम लोग ने बात किया, जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कह रहे हैं, क्रिटिक्स का क्या है, उसमें जो वे फॉरवर्ड है वो क्या होगा, क्योंकि ये जो थिंग्स है, दिस थिंग्स MPLA एज वेल एज द मनी लॉन्ड्रिंग इज कंसर्न, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मेंस में आपके ये कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स, कंटेम्प्रेरी इवोल्यूशंस पे क्वेश्चन बन सकता है। सो प्लीज रेफर टू द आर्टिकल हियर। विद दैट लेट्स मूव टू अवर थर्ड आर्टिकल विच इज ऑन इंडिया चाइना टाइज। अब इंडिया चाइना टाइज पे आज दो मेजर आर्टिकल हैं। द फर्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ एन कमेंट विच द EAM एस जयशंकर हैज टोल्ड। सेकेंड वन इज बिकॉज ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चाइना टेस्ट कर रहे हैं अपने इंडियन बॉर्डर पे। अब ये जो इशू है, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, हमने काफ़ी डिटेल में वी हैव डिस्कस कि चाइना एंड इंडिया के बीच में ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट कौन से हैं, इसमें जो मैकमोहन लाइन है वो क्या है, अक्षय चीन का जो इशू है वो क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस। ऑल्सो वी हैव ऑल्सो डिस्कस की जो चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी को इंडिया कैसे वन इंडिया पॉलिसी से काउंटर करना चाहता है। ऑल्सो वी हैव ऑल्सो डिस्कस की जो वन चाइना पॉलिसी है वो वन चाइना प्रिंसिपल से कैसे डिवाइडेड है, वन चाइना प्रिंसिपल और वन चाइना पॉलिसी कैसे डिफरेंशिएटेड है, वन चाइना पॉलिसी एज वेल एज वन चाइना इंडिया कैसे बैलेंस करता है। ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दी 6 अगस्त वीडियो। अलॉन्ग विद दैट, इसके साथ ही साथ हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि चाइना इंडिया रिलेशंस कैसे डेवलप हुआ है ओवर द ईयर्स। हम लोग ने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट पंचशील एग्रीमेंट, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दिस ऑल थिंग्स वी आर डिस्कस। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो, क्योंकि जो पंचशील है, पंचशील इज क्वाइट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की
वहाँ पर जो फेस है, वहाँ पे जो बेस है, दैट इज़ पंचशील. सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. एज वेल एज यहाँ पे जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ ऑल्सो BRE. BRE इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इंडिया चाइना, जिसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो अगर आप ये जो आर्टिकल यहाँ पर भी देखोगे, सो यहाँ पर जो मेंशन है दैट इज़ अबाउट वन बेल्ट वन रोड, जिसे मैंने कहा वन बेल्ट वन रोड को हम लोग क्या भी कहते हैं, हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, या हम लोग न्यू सिल्क रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं. तो काफ़ी डिफरेंट नेम्स हैं इनके. बट आप जो भी बुलाओ इन्हें, ये जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो कि चाइना लॉन्च किया है. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एक्सपैंडिंग इट्स इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. और इस पर भी हमने काफ़ी डिटेल में वी आर डिस्कस ऑन द 4th अगस्त. 4th अगस्त में मैंने डिस्कस किया है कि OBR के क्या क्या फैक्शंस है, क्या क्या डिविजन्स है, कैसे OBR का जो मैरीटाइम डिफेंस है दैट इज काउंटरिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन. हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया ने जो स्ट्रैटेजी टाइप है उसे मेंटेन करने के लिए इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिया है. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर डिस्कस इन द 4th अगस्त. प्लीज रेफर टू द वीडियो. जो दूसरा चीज़ है जिसका जिक्र इस आर्टिकल में है दैट इज नॉन एज डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी. डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी कैसे चाइना करते आ रहा है, कैसे चाइना जो है कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करके ओवर द ईयर्स अपनी जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसे वो फुलफिल करता है. सो दिस साइकिल जो कि कंसेशनल लोन से लेकर जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव का जो फुलफिलमेंट है, ये जो साइकिल है ये भी हमने काफ़ी डिटेल में वी आर डिस्कस इन द 4th अगस्त. So please refer to the video here. If you are not able to understand this concepts, the contemporary happenings, the evolution that would be that you would find difficult. So इसे समझे, इसे डिटेल में समझे, इसके जो nuances हैं वो समझे, तभी जाकर आप आंसर्स जो हैं वो क्लैरिटी के साथ लिख पाएंगे. With that, let's move to our next article which is on inflation, elevated inflation. So यहाँ पर बात करते हैं with our basics. What is inflation? So इन्फ्लेशन कैसे काम करता है? इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट व्हाट? इट इज अ रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के जो दाम है वो क्या करते हैं, वो बढ़ते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम में जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो दाम है वो बढ़ते हैं. अब इन अकॉर्डेंस टू द टाइप, इन द बेसिक्स वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन. कौन से? वी आर हैविंग डिमांड पुल, वी आर हैविंग कॉस्ट पुश एंड बिल्ट इन. ये है 3 टाइप्स के इन्फ्लेशन. अब देखते हैं ये क्या क्या है. द फर्स्ट वन बीइंग डिमांड पुल. डिमांड पुल का मतलब जहां पर जो डिमांड है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो बढ़ जाता है. जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का आप लिमिट है, मान लीजिए कि आप एक साल में सिर्फ और सिर्फ 10 पेन जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, पर डिमांड है 11 पेन का. तो डिमांड बढ़ने से जो पेन की जो दाम है वो भी बढ़ जाती है और इस वजह से वी आर हैविंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सेकेंड वन इज कॉस्ट पुश. कॉस्ट पुश में क्या होता है? व्हेन द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस. जो पेन है जो कि 5 साल पहले 5 रुपये लगते थे एक पेन को बनाने के लिए, अभी एज ऑफ नाउ 5 साल बाद वो सेम पेन को बनाने के लिए अगर आपको 10 रुपये लगते हैं, तो इस वजह से भी जो पेन का दाम है वो बढ़ेगा. एंड दैट इज नॉन एज कॉस्ट पुश. एंड द थर्ड टाइप इज नॉन एज बिल्ट इन. बिल्ट इन का मतलब जब व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द वेजेस आल्सो इंक्रीजेस एंड विद वेजेस द लिविंग कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस. टू मेंटेन द लिविंग कॉस्ट द वेजेस आल्सो इंक्रीजेस. जब दाम बढ़ जाते हैं तो आपको जो मेंटेनेंस है, आपको जो लिविंग है, आपको जो भी बेसिक एमिनिटीज है उसे भी कवर करना होता है और इस वजह से जो आपकी वेजेस हैं, जो आपकी तनख्वाह है वो भी बढ़ती है और इस वजह से जो दाम होता है, जो इन्फ्लेशन होता है, जिस उसे कहते हैं हम लोग क्या? बिल्ट इन इन्फ्लेशन. विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी कि क्या क्या है कॉजेस ऑफ डिमांड पुल. डिमांड पुल जो है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो हम लोग ने देखा, उसके क्या क्या कॉजेस हैं और क्या क्या इफेक्ट्स हैं. तो फर्स्ट कॉज इज ग्रोइंग इकोनॉमी या इंक्रीज इन सप्लाई चेन ऑफ द मनी. कैसे? सप्लाई चेन ऑफ द मनी, सप्लाई ऑफ मनी अगर इंक्रीज होता है तो द कंज्यूमर फील्स कॉन्फिडेंट. कंज्यूमर फील कॉन्फिडेंट एज वेल एज क्या करेगा? तब कॉन्फिडेंट फील करेगा तो दे स्पेंड मोर. व्हेन दे स्पेंड मोर दे टेक मोर डेट. देन दिस लीड्स टू व्हाट? दिस लीड टू स्टेडी इंक्रीज इन द डिमांड. जो डिमांड है वो बढ़ता है. जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस वुड इंक्रीज. सेकेंड इज इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व. इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व से क्या होगा? फॉरेक्स रिजर्व से क्या होगा? देयर इज अ सडन राइज इन द एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी होने से क्या होगी? वहाँ पे जो डिप्रिसिएशन है वो होगा. डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी वुड हैव, डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो है वो होगा. थर्ड वन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या? डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है? एक गवर्नमेंट हैज टू मच लोन, उनके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाता है, जो लोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. जब वो गवर्नमेंट जो है गले में डूब जाते हैं, गले तक डूब जाते हैं डेप्थ में, देन व्हाट दे डू टू रिपे द लोन्स दे प्रिंट न्यू मनी. वो नए पैसे जो है वो प्रिंट करते हैं. अब इससे कैसे इफेक्ट होगा? टू अंडरस्टैंड लेट्स सी दिस. यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं. सी नंबर ऑफ गुड्स, मनी सप्लाई एंड एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स.
यहाँ पर अगर देखो जो नंबर ऑफ गुड्स है, पहले 10 गुड्स आर देयर, उसके बाद भी 10 गुड्स हैं, इट्स कंसिस्टेंट। मनी सप्लाई देखो, पहले 10 गुड्स पे 100 नोट्स वेर देयर, उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने देखा कि जो डेप्थ है वो बढ़ रही है तो दे प्रिंट मोर मनी। जब वो मोर मनी बढ़ाते हैं सो द मनी सप्लाई इंक्रीजेस। मान लीजिए पहले 100 नोट्स थे, अभी 200 नोट्स है, तो पहले 100 नोट्स 10 गुड्स के लिए थे तो एवरेज क्या है 10, बट अभी क्या है 200 नोट्स है फॉर व्हाट 10, सो जो प्राइस क्या है एवरेज क्या है 20। अब अभी आप इसे कंपेयर करोगे, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इन्फ्लेशन, ये जो इंक्रीज है दिस इज इन्फ्लेशन। सो दिस इज हाउ द अमाउंट ऑफ मनी कॉसेस इन्फ्लेशन। जो आप पैसा बढ़ा रहे हो इस वजह से जो एवरेज प्राइस है, एवरेज जो मनी है वो भी बढ़ रहा है, एंड दैट कॉसेस इन्फ्लेशन। सो दैट इज समथिंग विच इज रिटर्न हियर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग, जहाँ पे वो प्रिंट करते हैं मनी को, जहाँ पे जो मनी सप्लाई है वो बढ़ाते हैं जस्ट बाय प्रिंटिंग मोर मनी। थर्ड थिंग इज बिकॉज ऑफ फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस मतलब जब जो इकोनॉमी है वो खराब होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल वो पैसा प्रोवाइड करते हैं, जो मनी है उसे पुश करते हैं, जो इकोनॉमी है उसे पुश करते हैं। फॉर एग्जांपल एज यू आर सीन इन कोविड के बाद इकोनॉमी को चुस्त दुरुस्त करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिजिकल स्टिमुलस प्रोवाइड किया। देन अनदर थिंग इज इंक्रीज बोरोइंग या डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, जो हम लोग ने देखा विद द इंक्रीज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एंड इवन विद लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जबकि अगर इसकी इफेक्ट्स की बात करें, इसके इफेक्ट्स क्या है, शॉर्टेज इन सप्लाई, डिमांड पुल के कारण सप्लाई जो है वो कम हो जाता है, increase in the price of goods, this is basics because of inflation, and the third one is overall increase in the cost of living, जो cost of living है वो भी बढ़ जाता है। With that understanding, similar to this demand pull, let's see the cost push। cost push को देखते हैं। cost push को अगर आप देखें तो cost push के क्या क्या causes हैं। The first one है increase in price of inputs, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर आपकी जो इनपुट है वो अगर बढ़ जाती है तो आपकी जो टोटल अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक आपको कुकर है, कुकर बनाना है, कुकर बनाने के लिए मान लीजिए कि आपको रबर चाहिए उसके वहाँ पे कॉक के लिए, एज वेल एज यूज नीड स्टील और अदर बेसिक मटेरियल्स। यहाँ पर अगर स्टील का दाम है वो बढ़ जाता है या रबर का दाम है वो बढ़ जाता है तो जो फाइनल जो कुकर है, कुकर का दाम जो है वो भी बढ़ेगा। दैट इज द एग्जाम्पल। अगर सप्लाई चेन में डिफेक्ट है उससे भी हो जाती है। इवन इफ देर इज इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, देन अगर डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है उससे भी होगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस से भी क्या होगा, सप्लाई चेन का जो दाम है, सप्लाई का जो दाम है, जो लॉजिस्टिक्स का दाम है वो भी बढ़ जाएगा। तो दैट इज अनदर इशू। फूड सप्लाई चेन में डिफेक्टिविटी होने से भी होगी। लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर उससे भी होगा। फूड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ऑल दिस थिंग्स कॉजेस व्हाट, ऑल दिस थिंग्स कॉजेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एंड इसके जो इफेक्ट्स क्या है, इससे इफेक्ट्स क्या है, इसके इफेक्ट्स है नेशनल इनकम जो है वो कम हो जाता है and there is reduction in supply. So this is something that you should be aware of, that is demand pull and cost push. I hope that you have understood. With that, let's see the types of inflation. Now it is based on rate. Rate के हिसाब से कितने types के हैं। तो basic one is known as creeping inflation. Creeping inflation कब, जो inflation की जो rate है that is up to 3%. 3% तक inflation है तो उसे कहते हैं creeping। 3 to 7% है तो उसे कहते हैं हम लोग walking। 7% से भी ज़्यादा, इवन 10% से भी ज़्यादा तो उसे कहते क्या कहते हैं, रनिंग या गैलपिंग। और अगर उससे भी बढ़ जाता है 100%, 200%, जितने भी आप मानो, दैट इज नॉन एज हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक कंडीशन जहां पर क्या इन्फ्लेशन एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट हो तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। नाउ स्टैगफ्लेशन इज वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी एंड काफ़ी इकोनॉमिक क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया सफर्ड स्टैगफ्लेशन। देन वी आर हैविंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या, डिफ्लेशन इज नेगेटिव इन्फ्लेशन। नेगेटिव इन्फ्लेशन को कहते हैं डिफ्लेशन, जहां पर क्या होता है, देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल डिक्रीज होता है क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज होता है। अगर डिक्रीज हो जाए उसे कहते हैं डिफ्लेशन। सो इट इज ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। देन वी आर हैविंग डिसइन्फ्लेशन ऑल्सो। डिसइन्फ्लेशन मतलब जो आपका इंक्रीज का जो रेट है, जो इन्फ्लेशन जो बढ़ती है, जिस रेट से बढ़ती है वो जो रेट है उसमें कमी देखी जाती है। और इस वजह से क्या कहते हैं, इस वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसे कहते हैं हम लोग डिसइन्फ्लेशन। जहाँ पे जो है इन्फ्लेशन आपका हो रहा है बट जो इंटरेस्ट जो रेट है विथ विच इट इज़ इंक्रीजिंग वो कम हो जाती है। सो दैट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। विद दैट लेट्स सी दी मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज। अब ये जो इन्फ्लेशन है, ओके आप समझ गए कि इन्फ्लेशन होता है, बट इन्फ्लेशन को काउंटर कैसे करें उसका सवाल, उसकी जो जवाब है दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन 6 अगस्त।
उस सवाल का जो जवाब है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज। तो अगेन यू शुड बी अवेयर कि मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होता है, फिस्कल पॉलिसीज क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज के क्या क्या टूल्स होते हैं, व्हाट आर द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। टूल्स में क्या क्या वेरिएशंस हैं, इसमें जो एमपीसी जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो क्या है, उसकी क्या मैंडेट है, वो कैसे बैठता है, कौन से पावर है, कौन से बैकिंग है, उसे क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या है उसके फंक्शंस, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द 6th August। प्लीज रेफर टू द वीडियो, क्योंकि जो एमपीसी है दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव, सो प्लीज रेफर टू द आर्टिकल हियर। विद दैट लेट्स मूव टू द क्विज ऑफ द डे। नाउ जैसे हम लोग रेगुलरली हर दिन हम लोग दो क्विज प्रोवाइड करते हैं। Today's quiz is first question is related to Enforcement Directorate. The second question is related to inflation. So these are quite straightforward questions. Please try to attempt these questions. The solution of both these questions would be provided in the form of an PDF. उसमें हम लोग explanation भी provide करते हैं इन questions के. So please refer to the PDF जो कि वीडियो के description में. As well as जो PPT हम लोग रेफर किए हैं उस PPT का भी इन द फॉर्म ऑफ PDF वुड बी प्रोवाइडेड इन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज इन वीडियोस डिस्क्रिप्शन. सो जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. So I hope that you have learnt a lot. We'll be working hard for you guys, but you should also be working hard, study hard, as well as stay safe. Thank you. See you soon.